सीट नहीं थी एक बार बताना तो मुझे, एक बार बैठ जाओ पहले तो आप लोग। सीट किसके पास नहीं है? जिनके पास सीट नहीं है वही चीज है। सीट नहीं है आधे तो भाई मान के खड़े हुए, फिर वास्तव में सीट नहीं मिलेगी। वास्तव में सीट नहीं है वो हाथ खड़े करो, उनको दे दो सर जिनके पास सीट नहीं है। सीट नहीं है उनके पास, है ना? दो हाथ खड़े करने से दो नहीं मिलेंगे, चिंता मत कर, एक ही मिलेगा। कितने और चाहिए? कितने और चाहिए? कितने चाहिए? एक ही खड़ा करता था, गिनो देंगे कितने। 5 6 लिया ना, 5 6 लिया। चलो ऑनलाइन में डाउनलोड का ऑप्शन दिला दूंगा, मैंने सर से बात कर ली है और नोट्स आपके पास हो गए। कोशिश करते हैं कि आज एक तो चावल और एक गेहूं को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प ऐसे है कि थोड़ी सी पीडीएफ की सहायता ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना गेहूं अधूरा रह गया तो फिर बाद में छुट्टियों में तो आपके अधूरा ही रह जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि आज चावल और गेहूं को कंप्लीट कर लेंगे। चावल लगभग खत्म होने की कगार पे था और गेहूं वगैरह है। मेरे हैंड रिटन नोट्स है कुछ, वो राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो मैं खुद यहीं पे हूँ, हालांकि मैं खुद ही करवा दूंगा उनको। तो देखो थोड़ी सी सहायता इससे ले लेंगे ताकि जल्दी से अपना हो जाएगा। फिर ग्रुप हो जहां तक हो गया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और लिखने का क्या मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू। कल एक नर्सरी का रह गया था, हालांकि जो नहीं दिखेगा वो मैं खुद लिख दूंगा यहाँ पे तो हो जाएगा। कल नर्सरी का रह गया था, तो देखो नर्सरी का क्या होता है। चावल में जो नर्सरी तैयार करते हैं तो मुख्यतः 4 विधियां हैं। एक तो गीली क्यारी, एक है सूखी क्यारी, एक है डेपोंग विधि और एक आती है एसआरआई विधि। कौन सी आती है? एसआरआई विधि। सीधा सा मतलब प्रश्न क्या बनता है, एक तो बनता है क्षेत्रफल का कि गीली क्यारी और सूखी क्यारी का क्षेत्रफल कितना लेते हैं। एक बनता है डेपोंग मेथड, डेपोंग विधि के अंदर क्षेत्रफल कितना लेते हैं। और एसआरआई ये होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये विधि है। इसका या तो नाम पूछ लेते हैं या फिर क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। पहली चीज क्षेत्रफल के बाद दूसरी अगर पूछेगी तो इस नर्सरी में टाइम कितना लगता है चावल की पौध तैयार करने हेतु, और नर्सरी और खेत का अनुपात कितना लेते हैं। जैसे जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अपन कहते हैं कि 250 मीटर स्क्वायर जमीन लेते हैं, किसके लिए? सब्जियों के लिए, प्याज वगैरह के लिए 500 मीटर स्क्वायर। तो इसे 1 हेक्टेयर में से निकालते हैं। कितने में से निकालते हैं? 1 हेक्टेयर में से निकालते हैं। तो नर्सरी और खेत का क्षेत्रफल कितना लिया जाता है। अब प्रश्न बनने की संभावनाएं ये है कि सबसे कम दिन किसमें लगते हैं या फिर सबसे कम क्षेत्रफल किसमें लगता है, सबसे ज्यादा दिन किसमें लगते हैं या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसमें आवश्यक होता है। गीली क्यारी व सूखी क्यारी से कम प्रश्न बनता है डेपोंग विधि या फिर एसआरआई, जैसे करते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इनका प्रश्न बनता है। एक बार ऑनलाइन में मुझे कंफर्म कर दो कि क्या मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार गेस कर दीजिएगा। अभी तक कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, बताओ मुझे। यशपाल और प्रकाश, राहुल, हाँ पीडीएफ से पढ़ा रहे भाई, है ना, जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, यस। चल तो देखो कल ये थी, तो पहली है गीली क्यारी व सूखी क्यारी। क्षेत्रफल जो लेते हैं इसमें वह लेते हैं कितना? 6 मीटर स्क्वायर। और अवधि जो लेते हैं वह लेते हैं कितनी? 25 दिन। और नर्सरी और खेत का अनुपात जो होता है 1:10। माने कि 10,000 मीटर स्क्वायर क्या है जमीन, माने कि 100 मीटर स्क्वायर जमीन है तो 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। 1,000 होगी तो 100 हो गई, तो मतलब कितना हो गया? 1:10। याद है, माना कि 1,000 मीटर स्क्वायर क्या लिया अपन ने? खेत का क्षेत्रफल लिया, तो अपने को कितनी लेनी है नर्सरी
100 मीटर, मतलब 10 का। सीधी सी समझ में आ गई। चल अब देखो दूसरी जो विधि होती है उसका नाम है क्या, डेपोंग विधि। डेपोंग विधि में अगर क्षेत्रफल पूछे तो सबसे कम है, कितना है, 25:40 मीटर स्क्वायर। कितना है, 25 से 40 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल लेते हैं। अवधि लगभग 11 से 14 दिन में कंप्लीट हो जाती है। कितने में कंप्लीट हो जाती है बोलो, 11 से 14 दिन में। खेत और नर्सरी का अनुपात कितना, तो नर्सरी लेते हैं 1:250। कितने लेते हैं बोलो, 1:250। डेपोंग विधि में अगर बीज दर अगर आपसे पूछे तो 3 किलोग्राम सीड रेट को काम में लेते। कितनी काम में लेते बोलो, ये एक तो मच्छर घूम रहा है यार, ये क्या यही घूमेगा क्या दादा है, साथ ही आया था क्या तुम है। चल हाँ नारियल खा के आया हूँ इसलिए। चल देखो 3 किलोग्राम क्या लेते हैं, इसकी बीज दर लेते। अरे भाई क्या कर रहा है, हाँ यार पढ़ाने नहीं दे रहा। चल फिर देखो IARI मनीला फिलीपींस से तैयार है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर पड़ता है, मनीला फिलीपींस में। वहीं से डेवलप्ड विधि है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, टीएन का मतलब तमिलनाडु, सर्वाधिक काम में ली जाती कहां पर है, तो एपी और टीएन में। फिर है SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, हेनरी डी लाउलिंग। हेनरी डी लाउलिंग ने इन्होंने विकसित किया था, वैज्ञानिक का नाम है। तो आजा दादा, तो आजा जब भी पकड़ा ही है। 100 मीटर स्क्वायर जमीन काम में लेते। और अगर दिन की बात करें तो 10 से 11 दिन काम में आते हैं और 1:100। तो पहले लिख लो। दादा यार तो भी क्या है यार, हाँ यार तो आजा। तो ये लिखो नर्सरी तैयार, नर्सरी डालो नर्सरी। और 8वें नंबर का पॉइंट था ना, तो पहले ऊपर लिख दो नर्सरी तैयार करना। गीली क्यारी, सूखी क्यारी, डेपोंग। डेपोंग को मेट नर्सरी कहते हैं। और SRI बोल कर लिखा दो, हाँ मैं बोल कर लिखा दूं, बोल कर लिखा देंगे। पहला लिखो नर्सरी तैयार करना हेडिंग। फिर इसमें पहले लिखना गीली क्यारी, हाँ मतलब टेबल बना देंगे। पहला हो गया गीली क्यारी, और दूसरी हो जाती है सूखी क्यारी, हाँ। तीसरी हो जाती है डेपोंग, डेपोंग, डेपोंग। और क्वेश्चन में लिखना मेट। मेट मतलब होती है चटाई, मतलब जैसे अपने घरों में चटाई वगैरह नहीं बिछाते थे पहले, मेट। तो मेट या चटाई नर्सरी, मेट या चटाई नर्सरी, डेपोंग को ही कहते हैं। चौथी है SRI, SRI, SRI फुल फॉर्म लिख लेना, सिस्टम, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, 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 SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हो गया। तो फिर इस प्रकार से कुछ अपन टेबल बनाएंगे, इस प्रकार से टेबल बनेगी, इस प्रकार से टेबल बनेगी। फिर यहां लिखना नर्सरी, यहां पर लिखना क्षेत्रफल, फिर अवधि, नर्सरी और खेत का अनुपात, नर्सरी, क्षेत्रफल, अवधि, नर्सरी और खेत का अनुपात, नर्सरी और खेत का अनुपात। फिर विधि लिख दो, पहली लिख देना गीली व सूखी क्यारी विधि, गीली व सूखी क्यारी विधि। और इसके अंदर लिख देना इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर, कितना है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर।
अवधि पूछे तो याद रखना 25 दिन, 25 दिन सर्वाधिक है, ये अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा अधिक लगता है। 25 दिन से अधिक मत लिख देना है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। नर्सरी व खेत का अनुपात 1:10, मतलब सबसे कम अनुपात इसी विधि में रहता है सारी विधियों की अपेक्षा, 1:10, 1:10 हो गया। फिर दूसरी विधि का नाम है डेपोंग, डेपोंग, डेपोंग। डेपोंग में बीज दर पूछे तो 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहां से विकसित है तो IRRI, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लास्ट में लिखाऊंगा अनुसंधान संस्थान, चिंता मत करो। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है। कहां पर है? मनीला फिलीपींस में। कहां पर उत्पादन करते ज्यादातर यह विधि अपनाई जाती है? एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश और टीएन का मतलब है तमिलनाडु। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश और टीएन का मतलब तमिलनाडु। इस विधि का क्षेत्रफल जो काम में लेते हैं वह लेते हैं कितना? 25 से 40 मीटर स्क्वायर, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल इसी विधि में काम में आता है, सबसे कम क्षेत्रफल इसी विधि के अंदर काम में आता है। पूछे अवधि तो लगभग 11 से कितने लगते हैं? 14 दिन, 11 से लेकर 14 दिन इसमें लगते हैं, 11 से लेकर 14 दिन लगते हैं। अनुपात पूछे तो सबसे ज्यादा अनुपात इसी में काम में आता है, 1:250, 1:250। नर्सरी का अनुपात 1 और खेत का अनुपात 250, 1:250। फिर तीसरी विधि का नाम है SRI, SRI, SRI। SRI की फुल फॉर्म ऊपर लिखी थी, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हेनरी डी लाउलिंग, हेनरी डी लाउलिंग ने इसको खोजा था। खोज किसने करी थी? हेनरी डी लाउलिंग। कहां पर खोजा था? तो मेडागास्कर द्वीप में। कहां पर खोजा था? मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप के अंदर पहली बार हेनरी डी लाउलिंग नामक व्यक्ति ने इसे खोजा था। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेडागास्कर द्वीप में खोजा था। क्षेत्रफल पूछे तो 100 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछे तो कितना है बोलो? 100 मीटर स्क्वायर जमीन इसके अंदर काम में ली जाती है। समय पूछे तो 10 से 11 दिन लगते हैं, जो कि सबसे कम है, 10 से 11 दिन लगते हैं, जो कि सबसे कम है। नर्सरी व खेत का अनुपात पूछे तो 1:100, नर्सरी और खेत का अनुपात पूछे तो 1:100 काम में इसमें लेते हैं, 1:100, 1:100। चल ऑनलाइन वालों के ये मैं डाल दूंगा, वैसे नोट्स आपके डाउनलोड का ऑप्शन करवा देंगे, वहाँ अनाउंसमेंट वगैरह में आ जाएगा, तो आपको वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये मैं डाल भी दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा। चल हो गया, लिख लो। चल किसके बाकी देखे? हाँ 1:10 गीली व कम लेते हैं, मतलब 1:10, क्योंकि नर्सरी और खेत का अनुपात जो लेते हैं सभी का अलग अलग है, सभी का। हाँ मेडागास्कर, मेडागास्कर 1:, हाँ सभी का, मतलब इसमें 100 मीटर स्क्वायर जमीन लेते हैं। कितने लेते हैं? 100 मीटर स्क्वायर। इसमें भी 100 मीटर स्क्वायर लेते हैं, 1:100। हाँ हाँ सेम सही कह रहे हो आप, 100, क्योंकि 10,000 मीटर स्क्वायर माना कि 1 हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अब इसमें कितना लेते हैं अपन? माना कि 100 लेते हैं,
100 लेते हैं तो ये 2 जीरो से कितनी हो गई, 2 जीरो कट गई, तो अनुपात बच जाता है 1:100। हाँ सही कह रहे हो ये तो। चलो ठीक है। हाँ तो सबसे कम इसमें और इसमें सेम ही है, 250 सबसे ज्यादा सही है। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 में अपन 100 का भाग दे देंगे 1:100। चल ठीक है, ये हो गया। कल कहां तक हो गया था एक बार मुझे बताना आप एक बार के लिए। ये पडलिंग कर लिया था क्या अपन ने, और पावर टिलर हो गया था क्या अपना, पौधरोपण कर दिया था क्या, उर्वरक प्रबंधन कर दिया था क्या। चलो फिर तो आधा तो कंप्लीट कर ही दिया था, आधे से ज्यादा हो गया था। मतलब सिंचाई हुआ था या नहीं, हो गया था सिंचाई। खरपतवार नियंत्रण, चलो खरपतवार देख लो फिर बाद में लिख लेना। देखो सीधा सीधा सर बीट का चैप्टर सर ने आपको पढ़ाया होगा, बीट के अंदर पढ़ाया होगा कि आपको पता है कि चावल जो होता है, चावल पानी में रहने वाला है, क्योंकि हम कहते हैं कि चावल को उगाने के लिए 5 सेंटीमीटर क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और कल हमने लिखा था कि 1 किलोग्राम चावल का उत्पादन करने के लिए 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो जल में रहने वाले मतलब खरपतवार जैसे होता है जलकुंभी, जलकुंभी आइकोनिया क्रेसीफिस, तो ऐसे खरपतवार ज्यादा लगते हैं। जैसे सांवा घास, सांवे का आपने व्रत करते हैं ना, जैसे मम्मी वगैरह व्रत करती है तो एक तो साबूदाने की खिचड़ी बनाती है और एक बनती है सांवे की खिचड़ी। सांवे मतलब चारा, सीधी सी बात है, सांवा का मतलब होता है चारा। तो एक तो उसकी बनती है, तो एक तो वो सांवा घास भी इसमें लगती है, एक बनियाड ग्रास भी लगती है। कौन सी लगती है, बनियाड ग्रास, इसे बानियाड ग्रास भी कहते हैं। याद रख लेना इकाइनोक्लोवा कोलोनम, क्या याद रखोगे, इकाइनोक्लोवा कोलोनम। ये जो होता है वह सावा घास का होता है, जो सावा अपन खाने के अंदर भी काम में लेते हैं, अक्सर अपन पराली वगैरह के अंदर काम में लेते हैं। एक बनियाड घास होती है, इसे कहते हैं इकाइनोक्लोवा क्रुसगाली, क्या कहते हैं, इकाइनोक्लोवा क्रुसगाली। एक जलकुंभी तो आप जानते होंगे, जलकुंभी कौन सी है, आइकोनिया क्रेसीफिस, क्या है, आइकोनिया क्रेसीफिस। अब देखो इसके खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए एक शब्द याद रख लेना, बीपी, क्या याद रखोगे, बीपी। जैसे ब्लड प्रेशर मापते हैं ना अपन, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, तो बी से याद हो जाएगा आपको, बी और पी से प्रोपिनिल, बिस्पाइरिपोस, और एक और याद हो जाएगा ब्यूटाक्लोर, क्या याद हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर। तो इसके लिए खरपतवार नाशी के रूप में कौन सी दवाई काम में लेते हैं, एक तो ब्यूटाक्लोर, कौन सी लेते हैं, ब्यूटाक्लोर, और एक काम में लेते हैं बिस्पाइरिफोस, क्या काम में लेते हैं, बिस्पाइरिफोस। पी से याद हो जाएगी प्रोपिनल, क्या याद हो जाएगी, प्रोपिनल। अब देखो प्रोपिनिल जो होती है एक बड़ा इंपोर्टेंट, इसका हालांकि सर ने बता दिया होगा कि इसे तने की सहायता से पौधा अवशोषित करता है। किससे अवशोषित करता है बोलो, तने की सहायता से। क्योंकि हमें पता है कि पानी भरा रहता है खेत में, और नॉर्मली सीधी बुआई के लिए भी काम में लेते हैं, जो प्रोपिनिल डालते हैं ना अपन, तो पौधा क्या करता है, उसके स्टेम तने की सहायता से इसे अवशोषित करता है। और पौधा जब अवशोषित कर लेता है तो अपने चावल का पौधा अवशोषित नहीं करेगा, खरपतवार वाला पौधा क्या करेगा, इसे अवशोषित करेगा, और उसके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाएगा, और उस खरपतवार का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो बीपी ब्लड प्रेशर से याद करोगे, बिस्पाइरिपोस, एक हो जाएगा कौन सा बोलो, तो ब्यूटाक्लोर, पी का मतलब प्रोपिनिल। तो ये लिख लो, 3 खरपतवार लिख लो, सावा घास, सावा घास, सावा घास, इकाइनोक्लोवा कोलोनम, इकाइनोक्लोवा कोलोनम। हाँ आराम आराम से, एक को 4-5 बार बोलूंगा, चिंता मत करो आप। ललित भाई बोल रहा हूँ, इसको बोल के समझा रहा हूँ, है ना मेरे भाई, समझा तो मेरी बात, इसको बोल के लिखा रहा हूँ, है ना, तो सिर्फ बोल के लिख ले। इकाइनोक्लोवा कोलोनम, ये समझ में तो आ रही है राइटिंग में से, बताओ मुझे। हाँ क्या कह रहा है, थोड़ी कमजोर दिख रही है क्या, इकाइनोक्लोवा कोलोनम, है क्या कह रहे हो, दिख सही नहीं रही है दूर से ना, इकाइनोक्लोवा कोलोनम। 1 मिनट के लिए ये मतलब ये लिखो, एक बार के लिए लिखो,
ये सिर्फ राइस की अपने को इधर करनी है। फिर सर क्या वो मैंने टाइपिस्ट सर को कह दिया, तो टाइपिस्ट सर क्या वो अभी जस्ट करके ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, उससे पहले लगभग अपने पास उन्होंने भेज दिए वैसे तो मेरे, तो गेहूं की तो अपने को कंप्लीटली मिल ही जाएगी सीधा सा। सर इसका एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा है, बाकी मैं बोलूंगा सारा सा इतना सा। फिर देखो सावा घास का है इकाइनोक्लोआ कोलोनम, दूसरा है बनियाड ग्रास का इकाइनोक्लोआ क्रुसगाली, और जलकुंभी का है आइकोनिया क्रेसिपिस, आइकोनिया क्रेसिपिस। याद रखना है अपने को बी डॉट पी से ब्लड प्रेशर से, बी से याद हो जाएगा ब्यूटाक्लोर, और बी से याद हो जाएगा बिस पायरी फोस, और पी से याद हो जाएगा प्रोपिनिल। क्या याद हो जाएगा? प्रोपिनिल। प्रोपिनिल के सामने सीधा सा ये लिखना है कि तने की सहायता से क्या करते हैं, इसे अवशोषित करते हैं। हाँ हाँ धीरे धीरे लिख रहा हूं। चल देखो सामाग्रास इकाइनोक्लोआ कोलोनम लिख लिया, बानियाड घास इकाइनोक्लोआ क्रुसगाली, जलकुंभी आइकोनिया क्रेसिपिस, आइकोनिया क्रेसिपिस, क्रेसिपिस, ठीक है। और बी डॉट पी से याद रख देना, बी से होता है एक तो ब्यूटा क्लोर, ब्यूटा क्लोर, और बी से याद रखना बिस पायरी फोस। अभी ऑनलाइन वालों 5 मिनट रुकोगे जिसमें कंप्लीट हो जाएगा अपना ये, और सर अभी टाइपिंग कर देंगे प्रोपेनिल, प्रोपेनिल। और इस प्रोपेनिल के सामने लिखना है तने की सहायता से अवशोषित करते, तने की सहायता से अवशोषित। कहां पे? जलकुंभी के सामने का आइकोनिया क्रेसिपिस, इसके नीचे कहां पे? ये यहाँ पे रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। ले मैं लिख ही दूंगा, अरे छोड़ो छोड़ो। हाँ हाँ मत हो तुम परेशान, रुको वो भी सर को भी हूँ। नहीं नहीं मत हो परेशान, छोड़। ये हो गया डन। छोड़ मेरे भाई। खरपतवार नियंत्रण, हाँ वो बी डॉट पी वाले बता रहा हूं मेरे भाई, है ना, जो तूने लिख लिया वो बी डॉट पी, ठीक है। बी का मतलब क्या क्या होता है? एक तो होता है बिस पायरी फोस, बिस पायरी फोस, और एक होता है ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर। और पी का मतलब होता है मेरे भाई प्रोपेनिल, प्रोपेनिल के सामने लिखना है मेरे भाई कि तने की सहायता से अवशोषित, तने की सहायता से, सहायता से अवशोषित, अवशोषित, तने की सहायता से क्या होता है? अवशोषित, ठीक है दोस्त। हाँ लिख दिया बच्चे, ऑनलाइन वालों लिख दिया, ठीक है। हाँ हाँ लिख दिया, आप कहोगे जैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा उनको। हो गया क्या? अब अगला पॉइंट मुझे बता दो आप, बताओ क्या है? रोग कीट वाला आ गया होगा ना, तुड़ाई उपज एवं भंडारण। चलो नंबर बोलो कितना है? 16। लिखो तुड़ाई उपज एवं भंडारण, तुड़ाई उपज एवं भंडारण, तुड़ाई उपज एवं भंडारण। बताओ तुड़ाई कब करनी होती है, कितने प्रतिशत नमी पे करनी होती है बताओ? तुड़ाई 20 से 25% नमी पर, 20 से 25% नमी पर। भंडारण, भंडारण लिखना कितना होगा बोलो? तापमान बताओ, तापमान क्या, नमी कितनी होगी?
अनाज वाली फसलों के लिए 10 से 12% क्या होनी चाहिए, नमी। दलहनी के लिए कितनी होनी चाहिए बोलो, और क्या नाम है उसके, तिलहनी के लिए कितनी होनी चाहिए, 6 से 8। बिल्कुल। उपज किस्मों के अनुसार अलग अलग देता है, तो उपज कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि गेहूं की तो अपन भी जानते हैं कई सारी उपज अलग अलग होती है। हो गया क्या? 17 नंबर का पॉइंट क्या है, रॉक कीट एंड रॉक कीट। हो गया। वो है क्या, चलो 17 नंबर का, चावल में अपनाई जाने वाली, चावल में अपनाई जाने वाली जाने वाली प्रमुख क्रियाएं, प्रमुख क्रियाएं, क्रियाएं। चलो, एक तो होती है हरी खाद के लिए बुरी खाद, बुरी खाद। बताओ पहले सुना है क्या बुरी खाद, डेचा, है ना। डेचा का वैज्ञानिक नाम सेसवेनिया रोस्टाटा, है ना। उर्वर सब किसके लिए करते हैं, उर्वरता के लिए। किसके लिए करते हैं, उर्वरता के लिए, है ना, मिट्टी की। एक क्रिया अपनाते हैं बुसनी, बुसनी, ये खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण के लिए अपनाई जाती है, नियंत्रण, नियंत्रण। पडलिंग मैंने आपको लिखा ही दिया। पडलिंग क्या होता है, कृषि यंत्रों के द्वारा खेत में कृषि यंत्रों को चलाना, ताकि परकुलेशन के द्वारा होने वाली जल की हानि को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पावर टिलर हाथों के द्वारा चलाया जाने वाला कृषि यंत्र होता है, जो कि चावल के खेतों में काम में आता है। बुरी खाद में डेचा काम में लेते हैं, सेजवेनिया रोस्टाटा, और जो कि मृदा की उर्वर क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। और बुशनिंग क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, बुशनिंग। क्या कहलाती है, बुशनिंग। ठीक है, चलो। एक बार क्या हुआ था कि पंजाब हरियाणा में चावल खूब उगाते हैं। तो एक तो क्या करते हैं, पंजाब हरियाणा में चावल खूब उगाते हैं, और तो चावल और गेहूं, हाँ ये दे दो। तो उनकी पराली को जलाते, जलाते तो दिल्ली में क्या है, वैसे प्रदूषण खूब था, तो वहां पर क्या है, ये पाला कोहरा पड़ना वगैरह, इतना धुंध, बड़ी समस्या हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। और एक समस्या और हुई थी कि वहां पे पानी में, मतलब खेतों में पानी भरा होता था, तो वहां पे क्या मेथेन गैस काफी ज्यादा निकलती थी, क्योंकि मेथेनोबैक्टर नामक जीवाणु काम करता है, और मेथेनोबैक्टर जीवाणु जो काम करता है वो चावल के खेत का मुख्य जीवाणु होता है। और वहां पर तो यूं कहते हैं कि चावल के खेत में सबसे ज्यादा मार्स या दलदली गैस या फिर मेथेन गैस ज्यादा निकलती है। तो वो नोट अपन लगा देंगे कि चावल के खेतों में, एक नोट लिखो, चावल के खेतों में, चावल के खेतों में, चावल के खेतों में मेथेन या मार्स गैस निकलती है। चावल के खेतों में मेथेन या फिर मार्स गैस निकलती है, मार्स या दलदली गैस निकलती है। चावल के खेतों में मेथेन या मार्स या दलदली गैस निकलती है। हो गया, चलो। अब अगला पॉइंट बताओ मुझे क्या है, बताओ। हम्म, क्या है, हलिंग मिलिंग और पैराबोलिक।
हलिंग, मिलिंग और पैराबोलिंग। नंबर होता है 18। 18 हलिंग, मिलिंग और पैराबोलिंग और पैराबोलिंग, पैराबोलिंग। वो सीट का मेरे भाई अभी कर देंगे सर, है ना, गेहूं उसी में से करवा दूंगा, चिंता मत कर दो। सीट का भी वही है। और देखो क्या होता है, जैसे धान होता है, क्या होता है, धान। धान होता है, धान का क्या करते हैं अपन, धान के अंदर पहले एच करते हैं। एच का मतलब होता है हलिंग। क्या होता है, हलिंग। हलिंग जो होती है, हलिंग के अंदर क्या होता है देखो, तो जैसे ये एक धान का क्या है, बीज है। तो इसमें दो प्रकार की है, एक तो लेमा और पेलिया। दो प्रकार की परतें पाई जाती है, क्या है, लेमा और एक क्या है बोलो, पेलिया। और इन दोनों को मिलाकर जो कहते हैं वह कहते हैं हल। क्या कहते हैं, हल। याद रखना, लेमा और पेलिया दो प्रकार की परतें पाई जाती है। तो हलिंग के अंदर क्या करते हैं, लेमा और पेलिया को हटाया जाता है। लेमा प्लस पेलिया, पेलिया को हटाना, को हटाना क्या कहलाता है, तो वह कहलाती है क्या, तो लेमा और पेलिया। ये क्या है, धान की परतें हैं, बाहर की परतें। लेमा और पेलिया को हटाना क्या कहलाता है, हलिंग। हलिंग का प्रतिशत पूछे तो वह होती है 60 से 65। कितना होता है, 60 से 65% पे होती है क्या, हलिंग। चल फिर देखो, हलिंग के बाद एच के बाद करते हैं एम। क्या करते हैं, एम। इसमें आपको ब्राउन राइस मतलब भूरा, भूरा चावल प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, भूरा चावल। अब भूरा चावल में क्या है, सल्फर, सल्फर अपने को क्या करेंगे, सल्फर पाउडर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सल्फर पाउडर का प्रयोग करेंगे और एल्यूरोन परत को हटाएंगे। कौन सी परत को, एल्यूरोन परत को हटाएंगे। तो एल्यूरोन परत को निकालना, निकालना, एल्यूरोन परत को निकाला जाता है। तो यहाँ पर विटामिन बी की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इसका मतलब समझ गए नीचे वाले का, कि विटामिन बी की क्या होगी, हानि। और इससे जो आपको प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा कौन सा, सफेद चावल। क्या प्राप्त होगा, सफेद चावल। अब कभी कभी क्या करते हैं कि ये भूरा चावल है ना, इसका तापीय उपचार करते हैं। क्या करते हैं, तापीय उपचार। अगर इसको मतलब आप तब से मतलब गर्म हीट करोगे तो इस क्रिया को कहते हैं पेरा बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब उबलना, समझ में आ गए। बॉइलिंग का मतलब तापीय उपचार। तो अगर तापीय उपचार करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पेरा बॉइलिंग। क्या कहते हैं, पेरा बॉइलिंग कहा जाता है। अब देखो, पहले याद रखना कि हलिंग का प्रतिशत कितना होता है, 60 से 65%। तो 10 कम करोगे तो 50 से 55% किसका होता है बोलो, तो ये जो क्रिया H हो गई। H के बाद ये क्रिया जो कहलाती है M। M का मतलब होता है मिली। क्या होता है, मिली। तो पहले अगर आपसे पूछे कि दान के अंदर कौन सी क्रिया करते हैं, हलिंग, दूसरी कौन सी करती है, मिली। अगर तापीय उपचार पूछे तो क्या कहोगे, पेरा बॉइलिंग। क्या कहेंगे, पेरा बॉइलिंग। समझ में आ गई। हलिंग का प्रतिशत पूछे तो 60 से 65%। और मिलिंग का प्रतिशत पूछे तो क्या है बोलो, मिलिंग का पूछोगे तो कहां पे कम करोगे, कितना हो जाएगा, 50 से 55%। कितना हो जाएगा, 50 से 55%। सल्फर पाउडर की सहायता से क्या करते हैं, एल्यूरोन परत को हटा देते हैं। विटामिन बी की क्या होती है, कमी होती है। और क्या प्राप्त हो जाता है आपको, सफेद चावल। क्योंकि हमें पता है कि जो खेत में जो चावल आता है वो प्योर एकदम व्हाइट सफेद तो नहीं होता। उनकी परतें हटा कर ये मार्केट में कितना सफेद बासमती चावल एकदम बिल्कुल सफेद, हाथों से रगड़ोगे तो एकदम सफेद पाउडर जैसा नजर आएगा। इतना सफेद खेतों से थोड़ी ना निकलता है। खेतों से कोई भी इतना सफेद कलर का मतलब अपना चावल नहीं निकलता। तो उसके अंदर ये क्रियाएं अपनाई जाती हैं, जब जाके मार्केट के अंदर क्या आता है, वो सफेद रंग का क्या आता है, चावल। तो अपने धान के अंदर 2-3 क्रियाएं करते हैं, हलिंग, एच एम। क्या करते हैं, एच एम। एच से हलिंग 60 से 65 और एम में मिलिंग 50 से 55। तापीय उपचार क्या कहलाता है, पेरा बॉइलिंग। पहले क्या करता है, लेमा और पेलिया को हटाया जाता है। सल्फर पाउडर की सहायता से क्या करते हैं, एल्यूरोन परत को हटाते हैं और उसका तापीय उपचार करते हैं। उससे क्या करते हैं, पेरा बॉइलिंग। तो सीधा सा एक प्रकार से कॉमन तरीके से मैंने आपको बता दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। लिख लो इसको। कितने नंबर के पॉइंट हो गए, 18। फिर 19 कौन सा, उन्नत किसमें होगा,
हम्म। आज लास्ट क्लास है ना, कल से छुट्टियां। हम्म। फिर ऑनलाइन कोर्स ही लोगे, आओगे, कौन कौन आएगा वापस? हाँ फिर तो क्या दिक्कत है। अगला पॉइंट क्या है देखिए, बताओ मुझे। किसमें ना, हो गया क्या? लिखो लिखो। सोनू चौधरी, आप लोगों की भी रहेगी ना, क्लास नहीं चलेगी तो छुट्टियां क्या, आप तो घर बैठे हो, आप तो मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो। हैं? हो गया। चल, तो ये क्रिया है, मतलब चावल हमें प्राप्त हुआ परंतु एकदम शुद्ध रूप से नहीं। सीधा सा क्या किया, एच फिर किया एम। एच में फलिंग, एम मतलब मिली। क्या किया, पहले परतें हटाई। अगर आपसे पूछे कि चावल की बाहर वाली परत क्या है, लेमा, अंदर वाली परत क्या है, पेलिया, दोनों को मिलाकर क्या कहते थे, हल। या फिर सीधा सा मैं कह सकता हूँ लेमा पेलिया की जगह कह दूं कि हल को हटाना, तब भी समझ जाओगे कि दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं, लेमा प्लस पेलिया को हल। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, हलिंग। हलिंग प्रतिशत कितना, 60 से 65। फिर बुरा चावल प्राप्त हुआ, बुरा चावल में ये क्रिया करी तो क्या हो जाता है, सफेद चावल, परंतु विटामिन बी की कमी। तो तापीय उपचार करते हैं तो यूं कहते हैं कि हाँ, तापीय उपचार करने से कहीं ना कहीं विटामिन बी जो होता है ना, मतलब ये कम ना हो, इससे पहले तापीय उपचार कर लेते। तो यूं कहते हैं कि वो विटामिन बी कहीं ना कहीं कम नहीं हो, मतलब अपन कह सकते हैं विटामिन बी की क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, विटामिन बी को रख सकते हैं, या फिर विटामिन बी ये लिख सकते हैं, हालांकि विटामिन बी को संतुलित करना भी कर सकते हैं अपन, विटामिन बी रखते हैं इसमें, क्योंकि अगर हट ही जाएगा तो हमें पता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, तो पेरा बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तापीय उपचार। क्या हो जाएगा, तापीय उपचार। अब 60 से 65 यहाँ होगा तो आपको 10 कम कर देना है, तो कितना, 50 से 55, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, सफेद चावल। इतना सा सीधी सी एक प्रक्रिया है। एच एम, 2-3 प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया। चावल की परतें के बारे में अगर बात पूछे तो एक तो लेमा होती है बाहर की और पेलिया होती है आंतरिक। चलो फिर बताओ अगला पॉइंट क्या है। उन्नत किस्म। चलो 19 नंबर, उन्नत किस्में। उन्नत किस्म, इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। पहली एक आती है थाईचून नेटिव वन। क्या आती है, थाईचून नेटिव वन, नेटिव वन, नेटिव वन। ये हम कहते हैं कि 1961 में तैयार हुई थी ये। कब तैयार हुई थी, 1961 के अंदर तैयार हुई थी। एक आती है आई आर आर्ट, आई आर आर्ट, आई आर एट। ये कहते हैं कि विश्व की चमत्कारी किस्में, विश्व की
चमत्कारी, चमत्कारी किस्म कहते हैं, किस्म। और ये IR आर्ट जो है यह इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बोलो, मनीला फिलीपींस। कहां पर है, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस से निकली, मनीला फिलीपींस से निकली हुई किस्म कौन सी है, तो यही है इंसेक्ट डिजीज। ड्रैगन बाइट बता देंगे हम, इंसेक्ट डिजीज बता देंगे, ठीक है। चलो सर 16 पॉइंट, 16 पॉइंट बता देंगे, नहीं हुआ क्या 16 बताओ। चलो IR आर्ट इंटरनेशनल राइस एट ऐसे कहते हैं। और फिर इसके बाद आती है अपनी जया, क्या आती है, जया। ये कहते हैं कि 1964 के समथिंग निकली थी, 1964 1965। एक है जया 1968। ये कहते हैं कि ये अपने भारत की चमत्कारी किस्म है, कौन से हैं, भारत की चमत्कारी किस्म, चमत्कारी किस्म अगर आपसे पूछे तो वह कौन सी है, जया, कौन सी है, जया। फिर पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 2, पूसा बासमती, बासमती 1 हो गई और पूसा बासमती 2 हो गई, पूसा बासमती, बासमती 2 हो जाती है। पूसा शब्द लगता है तो आप क्या, आपको पता है क्या ये चीज कि कहां से निकलती है बताओ, IARI, कहां से, नई दिल्ली से, IARI नई दिल्ली से विकसित, IARI नई दिल्ली से क्या होती है, विकसित किस्म होती है। ये तो चीज जानते होंगे, एक बार के लिए रुकना, देखो एक ही चीज बता रहा हूं, हालांकि ये पता होगा, आपको पता होगा कि 1905 में क्या हुआ था, पिप्स नाम का व्यक्ति आया था, कहां से, USA ने, तो वहां उसने क्या दिए थे, पैसे। और दरभंगा बिहार में, दरभंगा बिहार में क्या बनाई थी बोलो, एक एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, पूसा। फिर आपको ये भी पता होगा 1934 में वहां पर अर्थ क्यूब प्लस फ्लड आ जाती है, मतलब बाढ़ और भूकंप आ जाती है। फिर 1936 में उस समय पर सारी की सारी बिल्डिंगें नई दिल्ली के अंदर क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। फिर आजादी के समय पर इसको IARI, मतलब ये पहले आई का मतलब जो हुआ करता था, तो पहले आजादी के पहले तो इंपेरियल हुआ करता था, क्या हुआ करता था, इंपेरियल, बाद में इसे क्या कन्वर्ट कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर। याद रखना एग्रीकल्चर नहीं आता, एग्रीकल्चरल आता है। क्या आपको पता है एग्रीकल्चरल का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सब्जेक्ट, और एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी होता है। आपको हालांकि ये चीज बतानी होगी पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा क्योंकि आप कृषि विद्यार्थी है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल शब्दों को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कभी कभी। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी, सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग, मतलब इसमें ढांडालॉजी, डेयरी साइंस ये कुछ भी नहीं आती। पर एग्रीकल्चरल का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सब्जेक्ट, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी काउंट हो जाती है, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक भी काउंट हो जाती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी काउंट हो जाती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी काउंट हो जाती है, एनिमल हस्बेंड्री भी काउंट हो जाती है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सिर्फ एग्रीकल्चर। ये शब्द ऐसे ही लगते हैं हमें, हमने अक्सर इंस्टीट्यूट के नाम पढ़े ना, एग्रीकल्चर 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 रिसर्च, हमने यूं नहीं देखा कि ICAR के अंदर भी एग्रीकल्चरल आता है, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देता हो, एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सब्जेक्ट पे ध्यान देता हो। जगन्नाथ होती है जो उत्परिवर्तित किस्म है, एक है कौन सी, जगन्नाथ, जगन्नाथ, वो होती है उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म, जगन्नाथ ये कौन सी है बोलो, उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म हो गई। तो ये और लिखो दो तीन। माही वो थी एक कौन सी, मक्का में कौन सी पड़ी थी, माही, माही धवल, यहाँ आएगी कौन सी, माही सुगंधा, सुगंधा माही कल्चर। चले आगे चले। किस्मों वाला वीडियो नहीं मिला हुआ, मिल जाएगा। चले आगे। हम्म, लिख लो।
जगन्नाथ मेरे नाना जी का नाम है। चले चल, फिर देखो माही सुगंधा, माही सुगंधा, पूसा 2 21, पूसा 2 21, एक है बाला, एक है मल्लिका, एक है रत्ना, एक है फाल्गुन, फाल्गुनी, फाल्गुन। मल्लिका याद रखना मूंगफली, मूंगफली प्लस चावल, प्लस मूंगफली चावल प्लस आम की किस्में। रत्ना आम प्लस चावल की किस्में, आम प्लस चावल की किस्में, आम प्लस चावल की किस्में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये आयरन के एक है लूनी श्री का नाम सुना है क्या? लूनी श्री, ये क्या है? लवणीय मृदा हेतु, लवणीय मृदा हेतु, लवणीय मृदा हेतु बड़ी इंपॉर्टेंट है लूनी श्री। वो सोयल साइंस चल रही है आपके वहां पे बताएंगे लूनी श्री। तो बताया होगा ना सर ने लूनी श्री किस्मों को लगाते हैं वहां पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है लूनी श्री। चले आगे। एक किस्म मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने शुरू में पढ़ा हो तो, धान की पहली संकर किस्म कौन सी है? 1994 पहली संकर किस्म मैंने सबके लिखाई थी, APRH, है ना। चलो, एक इसे कहते हैं कौन से 14 नंबर पे, इसे कहते हैं को आर एच, कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड। बताओ 1994 क्या है ये? संकर किस्म, संकर किस्म। ये ऑलरेडी लिखा चुका हूं, टेबल याद आई क्या? बताओ। गंगा वन याद आई, CSH याद आई, APRH ये याद आई, वही वाली। बताओ मुझे, अपने मक्का में एक कीट लिखा था जो मैंने कहा था सीप और पादपों के अंदर और चावल के अंदर डेढ़ करता है, उसका नाम क्या है और उसका कॉमन नेम क्या है? तना चिलो वायरस। तो बताओ, हो गया? आगे बढ़े। अब बताओ कौन से नंबर का पॉइंट चलेगा? ये है 19। 20 नंबर का क्या है? बीज दर, बीज दर 20वें नंबर पे लिखो। बीज दर, बीज दर, बीज दर, बीज दर में बताओ, मुझे बताओ कि पहले एक तो गेहूं की भी कितनी लिखी है? 100। चावल की भी कितनी लिखी है? 100। और एक और किसकी लिखी है? जौ की। तो अपन लिखेंगे क्या? मतलब सामान्य, सामान्य बीज दर कितनी लेते हैं? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने लेते हैं? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और डिबलिंग विधि से कितनी देते हैं? डिबलिंग, डिबलिंग का देखो क्या कंसेप्ट है। डिबलिंग या फिर अपन कह सकते हैं डिबलिंग या मशीन द्वारा। डिबलिंग का ये कंसेप्ट है, देखो किताबों में लिख रखा है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पर ऑप्शन अक्सर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का जाता है। तो मैंने दोनों कंसेप्ट क्लियर करे, समझे मेरी बात आप? ज्यादातर तो क्या दे रखा है? 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पर मानते कितना है? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कंफ्यूज में तो ना, ये मैंने दोनों कंसेप्ट आपके लिख दिए। बताओ कल हाइब्रिड राइस पढ़ा था अपन ने, हाइब्रिड राइस जो पढ़े थे अपन ने, संकर चावल। संकर चावल बताओ पहले तो किन्होंने विकसित किया था संकर चावल? है युवान लोंग पिंग और अपने भारत के डॉक्टर E.A. सिद्दीकी, इन्होंने किया था। और इनके संकर चावल के बीज दर पूछे, क्या पूछे? संकर चावल, संकर चावल। तो 15 से 20 किलोग्राम, कितनी है? 15 से
20 किलोग्राम प्रति क्या होती है, हेक्टेयर होती है, 15 से 20 किलोग्राम। और बताओ डेपोंग विधि में कितनी है, 3 किलोग्राम। बताओ डेपोंग में कितनी है, डेपोंग विधि के अंदर, तो डेपोंग विधि के अंदर जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं क्या, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी काम में लेते हैं, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये हो गई बीज दर। चलो को आर एच वन, बिल्कुल सही बताया पंकज भाई। आप सर आपकी एक ही क्लास होगी रे, दो तो क्या ही होगी, आपकी क्लास लगभग 7वीं 8वीं चल जाती है, तो समझे मेरी बात। देखते हैं जितनी हो जाएगी कर देंगे, पहले सोचना नहीं चाहिए। हाँ ये हुई बात, चावल को तो कंप्लीट करेंगे सही। आपका नाम क्या है दोस्त, सत्येंद्र, सत्तू भाई है। चले आगे, चल अगला पॉइंट क्या आएगा, अनुसंधान संस्था। उपज, उपज देख ले रहे यार, उपज अलग अलग होती है, ले उपज की कह रहे, इसको उपज बताने दे, ऑफिशियल उपज। कौन पूछ रहा है रे, ज्योति ले, यील्ड ऑफ राइस, पागल बावड़े, कोई फिक्स फिक्स नहीं होती, यील्ड विल्ड का कभी क्वेश्चन नहीं है, लो गूगल कर देता हूँ आपके सामने, है ना, क्योंकि कोई स्टेटमेंट फिक्स रहता नहीं। यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर, है ना, कोई फिक्स फिक्स तो बताएगा नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाती है। अब ये कौन सा इन इंडिया बता दे रे भाई, 3 से 6 टन बता रखा है, 10 से 12 टन मोर पर हेक्टेयर इजिप्ट के अंदर। अब क्या कौन से बताऊं मैं दोस्त आपको, अलग अलग देता है ना, इन इंडिया, इन इंडिया राजस्थान नहीं, ऐसे जहाँ पे कोई फिक्स है ना, कोई अच्छी किताब बिना रेफरेंस के कोई चीज नहीं बता सकते, मेन बात तो ये, बिना रेफरेंस के कोई, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अच्छी खासी किताबें हैं, इनका तो रेफरेंस दे सकते हैं। लगभग कह रहा है 3.89 टन प्रति हेक्टेयर है, तो अपन 3-4 टन मान सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि फिक्स तो दे भी नहीं रखा, आपके सामने मैंने कर दिया, परेशान मत होया करो। चलो अब क्या है बताओ, 21वें नंबर पे अनुसंधान संस्था, 21वें पे लिखो अनुसंधान संस्था, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्था। दो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, तो क्या लिखो, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल राइस, राइस रिसर्च, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। बताओ कहां पर है, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, फिलीपींस। और एक है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे बताओ, सेंट्रल राइस रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में, उड़ीसा, कटक उड़ीसा के अंदर है सेंट्रल, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा के अंदर है। चले आगे, यशपाल भाई गैस का नाम छूट गया, कौन से गैस का नाम छूट गया बता। मार्स गैस बता दी ना, दलदली वाली बता दी ना। चल एक 16 नंबर का पॉइंट बता देंगे रचना, अभी बता देंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज है, एक तो एलिजा टेस्ट और एक वो, फिर उसके बाद अपन रोग एवं कीट, दो टेस्ट के बारे में बड़े इंपोर्टेंट आते हैं, इसी से आते हैं। एक होता है ओसो टेस्ट, क्या होता है, ओसो टेस्ट, और एक होता है एलिसा टेस्ट, क्या होता है, एलिसा, एलिसा टेस्ट।
एलिसा टेस्ट। तो याद रखना ओसो टेस्ट जो करते हैं, या फिर इसे क्या देते हैं, ओजो, क्या कह देते हैं, ओजो, ओजो टेस्ट। तो याद रखना ये तो जीवाणु जीवाणु वाले रोग का पता करने के लिए करते हैं। तो जीवाणुओं की कॉलोनी, जीवाणुओं की कॉलोनी कॉलोनी का पता करने हेतु, का पता करने हेतु जीवाणुओं की कॉलोनी का पता करने हेतु, और ये करते हैं विषाणु, विषाणु या फिर क्या कहते हैं, वायरस का पता करने हेतु। तो अब याद रहेगा कि अगर जीवाणु के द्वारा कोई रोग होगा तो कौन सा टेस्ट करेंगे, बताओ अपन, ओजो या फिर ओसो टेस्ट। और विषाणु के द्वारा रोग होगा तो कौन सा टेस्ट करेंगे, एलिसा टेस्ट, है ना, एलिसा टेस्ट। चलो अब पढ़ते हैं कौन सा, रोग कीट, रोग और कीट, रोग और कीट। चले बताओ पहले कीट का नाम क्या आएगा, मक्का में जो पढ़ा था उसका नाम क्या था, तना छेदक, तना छेदक। चले चल शुरू कर दो आगे, नेक्स्ट किसके, एलिसा की यार, इम्यूनो इम्यूनो लिगेंड पता नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। पर हालांकि बायोलॉजी का अच्छा एक प्रश्न था, तो मैंने क्या समीर सर इनसे कंसल्ट करी थी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि ये काम में आ सकता है आपके, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा फुल फॉर्म हालांकि पूछेंगे नहीं तो नहीं, पर कहीं पे होगी तो एंजाइम लिगेंड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, ये रहा भाई, अगर लिखना चाहो तो, है ना, ये रहा एंजाइम लिगेंड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। तो बायोलॉजी वाले टीचर से मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे टेस्ट होता है जो पर्टिकुलर बता सकता है कि कौन सा रोग है कौन सा रोग नहीं। ये वायरल का पता कैसे चलता है और जीवाणु का कैसे पता चलता है, तो पर्टिकुलर जैसे अपन टाइफाइड का विड्रोल टेस्ट नहीं करवाते क्या, जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं अपने बीमारी वगैरह का, तो पौधों में भी तो कोई तो पता चलेगा ना कि विषाणु जनित है या फिर जीवाणु जनित है, तो इसका टेस्ट है। तो मुझे लगा कि लिखाना चाहिए तो मैंने लिखा दिया, हो सकता है कभी काम आ जाए आपके, है ना। तो ऐसे कहते हैं इसे एंजाइम लिगेंड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, एलिसा टेस्ट। चल फिर देखो, अब बात करते हैं अपन किसकी, क्या मेरे भाई लिख रहा है, ये लिख रहा है वही वाला एलिसा वाला, लिखो एंजाइम, एंजाइम लिगेंड, एंजाइम लिगेंड, एंजाइम लिगेंड इम्यूनो इम्यूनो सोरबेंट, सोरबेंट ऐसे ऐसे, ये रहा एलिसा, एंजाइम लिगेंड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। ये वायरस की कॉलोनी का पता लगाने के लिए या वायरस जनित होने वाले रोगों का पता करने के लिए। घास के नाम बोल दो, इका देखो बताओ, ये घास के नाम की कह रहा है, बताओ जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या था, आइकोनिया पेसिफिस। और सावा घास का क्या है, इकाइनोक्लोवा कोलोनम। और बनियाड घास का क्या है, इकाइनोक्लोवा क्रुसगाली। ठीक है मेरे भाई यशपाल, तीनों बोल दिए, है ना, तीनों याद ही हो गए, आप बार बार उन्हीं को पूछ रहे हो मेरे भाई। चले फिर देखो, अब एक कीट, क्या है कीट, बताओ पहले कीट का नाम आप जानते हैं क्या होगा, तना छेदक, तना छेदक। बताओ क्या पैदा करेगा, डेड हर्ट, क्या करेगा, डेड हर्ट। और वाइट व वाइट, वाइट ईयर को, ईयर, वाइट ईयर, वाइट ईयर
किस किस में लगता है बोलो ये C4 प्लस चावल में, किस किस में लगता है C4 प्लस चावल में। और C4 प्लस चावल में नुकसान कौन सी अवस्था करती है, नुकसान नुकसान करती है लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था डेड अर्थ पैदा करता है। इसके लिए क्या करते हैं, क्लिपिंग करते हैं, क्या करते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब होता है शीर्ष भाग को हटाना, क्या होता है शीर्ष भाग को हटाना, क्या कहलाता है बोलो क्लिपिंग। अगर शीर्ष भाग को हटा दोगे तो चावल में इस रोग का आक्रमण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्लिपिंग का मतलब होता है शीर्ष भाग को तोड़ना। चावल में शीर्ष भाग को तोड़ना क्या कहलाएगा क्लिपिंग, क्या कहलाएगा क्लिपिंग, क्या कहलाएगा क्लिपिंग। एक एक गंदी बग क्या आएगा, गंदी बग, गंदी बग। गंदी बग क्या है, चावल का बदबूदार कीट, चावल का बदबूदार कीट, चावल का बदबूदार बदबूदार कीट। एक एक गाल मिच क्या आता है, गाल मिच, गाल मिच, गाल मिच ये पत्तियों को प्याज नुमा कर देता है, पत्तियों को कैसा कर देता है बोलो, पत्तियों को, पत्तियों को, पत्तियों का प्याज नुमा होना, पत्तियों का प्याज नुमा होना, प्याज नुमा होना क्या कहलाएगा बोलो गाल मिर्च, क्या कहलाएगा गाल मिर्च, मतलब गाल जैसे प्याज जैसे हो जाएंगे। एक है बुरा फुटका, गंदी बग, गंदी बग मतलब गंदी, वैसे गंद आएगी, सीधी सी बात है कि अगर खेत में वो लग गया तो क्या आने वाली है गंद। हाँ एक बुरा फुट, बुरा बुरा फुटका, बुरा फुटका BPH, इसे कहते हैं ब्राउन प्लांट होपर। बुरा फुटका होता है ये ग्रासी स्टंट नामक रोग को फैलाता है, किसे फैलाता है ग्रासी स्टंट वायरस जनित जनित रोग को फैलाएगा, रोग को फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है। और बुरा फुटका हो गया। फिर एक हो जाता है हरा फुटका, क्या हो जाता है हरा फुटका। हरा फुटका को कहेंगे अपन क्या ग्रीन प्लांट हॉपर। ये कौन से रोग को फैलाएगा, ये टुंगरो, एक मिनट मेरे भाई, टुंगरो वायरस, टुंगरो वायरस को फैलाता है, को फैलाता है। अब लिख लेना फैलाता, फैलाता है। अब देखो याद करने का एक शब्द याद रख लेना बीजी, क्या याद रखोगे बीजी। बी का मतलब ब्राउन, ब्राउन मतलब बुरा, जी मतलब ग्रासिस्टेंट, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। बस कंफ्यूज मत होना, बी का मतलब ब्राउन मतलब बुरा और जी का मतलब ग्रासिस्टेंट। ये कीट है, ये कीट लिख लो इनके। हो गया। खुद का हाँ ग्रीन प्लांट होपर, जैसे आम का फुटका नहीं होता क्या अमृतोडस, वो क्या नाम है अमृतोडस एटकिंसोनी, है ना, उसी प्रकार ये फुटका है, मतलब फुदक फुदक के चलते हैं, इसलिए फुटका नाम ही इसीलिए। हो गया। चले टुंगरो वायरस है, अभी रोग है, रोग अभी पढ़ेंगे। कितने बजे तक चलेगी, ये चावल खत्म होगा जहां तक चलेगी। सोनम शर्मा चले। चल कल यार क्या है, कल जेठ वो क्या नाम है 11th 12th और लॉन्ग ईयर वालों के क्या है छुट्टी हो जाएगी, उनकी क्या है टेस्ट वगैरह का है, तो लगभग 12 1 2 बजे के समथिंग हो जाएगी मेरे ख्याल से, 2 या 2:30 बजे हो जाते हैं उनकी क्लास से।
अब उनके बाद क्लासें चलती है तो मतलब फिर आपकी क्लास चलेगी, क्योंकि उसके बाद चलती है कंपटीशन की क्लासें। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डब्ल्यू बेच का तो कोर्स एक का वो जिसमें कराया तो उनमें तो कंप्लीट हो गया। अब उनके क्या है, आपके चलता है शाम वाला बैच। और कारण ये है कि जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे या तो कॉलेज कर रहे हैं या तो कॉलेज चल रहे। तो कॉलेज टाइमिंग के टाइम पे नहीं रखा जाए, सुबह के टाइम पे मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले बैच नहीं चलते कम, क्योंकि कॉलेज वगैरह आरसीए के भी कई सारे बच्चे आते हैं, आरसीए वगैरह के, तो सुबह वो कॉलेज चल जाते हैं और शाम को क्या ले लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं। तो इस वजह से कल आपके साथ नहीं चलना चाहिए। सर ने इन्फॉर्मेशन क्या दी आपको वैसे? आज लास्ट है ना? हाँ तो आज वो लास्ट है फिर आपके। सर आप गांव कब जाओगे? हम तो कोटा सेंट, कोटा को 11 अगस्त को ओपनिंग है। आप आना चाहो तो आ सकते हैं, कोटा ब्रांच है ना। बिल्कुल। चले आगे। फिर है रोग, क्या है रोग? हम भी आएंगे मेरे भाई। चलो, ब्लास्ट पहला रोग होता है। ब्लास्ट, ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है झुलसा। कौन सा रोग है? झुलसा। झुलसा होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से। किससे होता है? कवक। कवक का नाम क्या है? पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है। ओराइजी, ओराइजी, ओराइजी। इसमें नेक, नेक बेंट हो जाता है, नेक बेंट, बेंट हो जाता है। ब्लास्ट इसे कहते हैं अमीर आदमी का रोग। क्या कहते हैं? अमीर आदमी का रोग, अमीर आदमी का रोग, अमीर आदमी का रोग। लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट आपको सोयल साइंस में बताएंगे। हो गया? चले आगे चले। हम्म, हाँ, मतलब अमीर आदमी के होता है। फिर है बैक्टीरियल, जीवाणु अंगमारी बैक्टीरियल ब्लाइट। नेक मतलब होती है गर्दन, देखो ऐसे होता है। इसका फोटो मैं बताता हूँ। मतलब जैसे चावल का पौधा होता है तो इसकी गर्दन कौन सी होती है? ये वाली। तो यहाँ पर आ जाता है बेंट, जैसे फोटो होगा। नेक बेंट मतलब गर्दन का टूटना। ब्लास्ट, ब्लास्ट डिजीज DIESE ऑफ राइस। इमेज, पिक्चर, पिक्चर। ये देखो इसके यहाँ पे जो है कोने पे गूगल चलता है, क्या चलता है इसमें? अब यार गूगल चले जब है ना यार। चल ठीक है। फिर है बैक्टीरियल ब्लाइट। दूसरा लिखो बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु अंगमारी, जीवाणु अंगमारी। जीवाणु का नाम होता है जेंटोमोनास ओराइजी। क्या होता है? जेंटोमोनास, जेंटोमोनास ओराइजी, जेंटोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। एक आपने वो क्या नाम है, बंगाल का अकाल पड़ा है क्या? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग। तीसरे नंबर पे धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग। धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग। ये जो होता है वह किससे होता है? कवक से। कवक का नाम कौन सा है बोलो? हेल मेंथो, हेलमेंथो
स्पोरियम, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। कोई बता सकता है? बताओ कब आया था? हैं? 19 या फिर 18? 1943। याद करो। 1845, इधर एक्स्ट्रा 1845 में याद कर लो। आयरलैंड क्या है? आयरलैंड में आलू क्या है? आलू है ना। आलू का लेट ब्लाइट क्या है? लेट ब्लाइट। फाइटोप्थोरा इन्फेंट्स ये आया था। फिर इसके 98 सालों के बाद क्या आया था? धान का बुरी पत्ती धब्बा रोग, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइची, और पूरे के पूरे चावल को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तभी तो वहां पर क्या हो गया था? इसे कहते हैं बंगाल का, क्या कहते हैं बोलो? अकाल। क्या कहते हैं? बंगाल का अकाल। बंगाल का क्या कहते हैं? अकाल। बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल। देखो हो गया। एक फोटो वाली मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही, बाकी रोग वगैरह सारा कोई फोटो दिखा देता मैं आपको, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी फोटो वगैरह सारे देख लेते कि कौन सा रोग कैंसर। क्योंकि गूगल पे तो अपने सर्च हो ही नहीं पा रहे यार। इसमें मिल नहीं रही मुझे। अगर मिल जाए ना तो मैं एक साथ दिखा दूं, या तो मैं बाद में दिखा दूंगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। एक पर्टिकुलर एक मतलब पीडीएफ बनी हुई है, उसमें कोई भी सर्च नहीं करना। जैसे जो रोग है ना वो सारे के सारे रोग सामने फोटो है, तो सारे के सारे एक साथ ही आ जाए, वो मिल जाए ना मुझे, तो उसमें मैं दिखा दूं आपको यार। अरे वो फोल्डर कई सारे बने हुए हैं, क्योंकि एग्रो होटी वगैरह इसके, और हमारे मेरे पेन ड्राइव में भी नहीं होगी वो। ठीक है। अगला रोग लिखो। एक आता है बकेन रोग, मूर्ख नवोद्भिद। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा यार। हाँ चलो। बकेन मूर्ख नवोद, जिब्रेलिन पढ़ा हो तो फिर तो पढ़ा होगा। अगर जिब्रेलिन अगर आपने पढ़ा है ना, बकेन मूर्ख नवोद्भिद, बकेन रोग, बकेन रोग किसने नहीं लिखा? नहीं लिखा यार, लिखो यार। बताओ किससे होगा? जिब्रेला फ्यूजोकोराई नामक कवक से, जिससे तो जिब्रेलिन निकला था। और इसमें एक अगर लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख लेना, एक बढ़िया कृषिक अवस्था। एक बार प्रश्न आया था, कृषिक अवस्था का संबंध, कृषिक अवस्था, कृषिक अवस्था का संबंध कौन से रोग से है? तो याद रखना, जीवाणु अंगमारी, जीवाणु अंगमारी, कृषिक अवस्था। अभी फोटो होते तो मैं आपको बताता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि हाँ नहीं, वो तो मैं खत्म होने के बाद भी वो ढूंढ के आपको कहीं से भी दिखा दूंगा, क्योंकि सारे क्या उसमें एक जगह पड़े हुए, तो अगर वो मिल जाते ना तो एक साथ ही होते तो भी कंप्लीटली करवा देता मैं आपके, क्योंकि सारे फोटो एकटे कर रखे हैं मैंने, ताकि बार बार सर्च वगैरह का टाइम ही हट जाए। अब मिले तो मैं आपको बता पाऊँ उसको, पर मिले जब है वो तो, मिले जब है वो तो। पेन ड्राइव में भी नहीं है, पेन ड्राइव में, चल, पेन ड्राइव में भी नहीं। तो अब लिखो कौन सा? चौथे में लिखना बकेन, जैसे करते हैं मूर्ख नवोदित, मूर्ख नवोदित, मूर्ख नवोदित। याद रखना होता किससे अगर पूछे तो बताओ, किसी को पता है? कवक। जिब्रेलिन की खोज हुई थी, इतना सा बता सकता हूं। जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजे कोराई, फ्यूजे कोराई, फ्यूजे कोराई, जिब्रेला फ्यूजे कोराई नामक क्या है ये? कवक। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिब्रेलिन की खोज क्या हुई थी? GA3 लिख दू क्या? GA3, GA3 का मतलब था जिब्रेलिक एसिड की क्या हुई थी? खोज हुई थी। खोज हुई थी कहां पर हुई थी? जापान। बता सकते हैं युवाटा और सोमुकी। तो ये जो वैज्ञानिक थे, वैसे तो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या है मतलब चावल के पौधे उगाए, तो कोई तो बड़े थे और कोई क्या थे? छोटे थे।
तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मूर्ख पौधे हैं कि कुछ तो लंबे हो गए और कुछ क्या हो गए, बोनो हो गए। तो यही है। तो GA3 जापान में है। और फिर एक आता है ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट, ग्रासी स्टंट वायरस। ग्रासी स्टंट किससे होता है? वायरस या विषाणु से? वायरस या फिर किससे होता है बोलो? विषाणु से। बताओ कौन फैलाएगा? और एक होता है कौन सा? टुंग्रो वायरस। टुंग्रो, टुंग्रो वायरस। बताओ BG, बुरा फुदका किसको फैलाता है? जी मतलब ग्रासी स्टंट को। तो इसको कौन फैलाएगा? वाहक। वाहक होता है बुरा फुदका। कौन होता है? बुरा फुदका। और इसका क्या है बोलो? वाहक कौन है? हरा फुदका। कौन है? हरा फुदका। हरा फुदका। बताओ एक जानते हैं क्या? डॉक्टर वाईएल लेने का नाम सुना है क्या? क्या है? धान का, धान का खेरा रोग किसकी वजह से बोलो? जिंक के, ये तो मतलब तकिया कलाम। जिंक की कमी। खोज कहाँ हुई थी? खोज जो करी थी डॉक्टर YL ने कहां पर करी थी? पंत नगर। कहां करी थी? पंतनगर। इसे आयरन रोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आयरन, आयरन रोली। आयरन रोली भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। आयरन रोली भी कहा जाता है। डॉक्टर वाईएल नेने, डॉक्टर वाईएल नेने, डॉक्टर वाईएल नेने। आयरन रोली भी क्या करते हैं? इसे कहा जाता है। हो गया? एक होता है अकोची। H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की कमी से। अकोची, अकोची। ये जिंक की कमी। अकोची अभी लिख रहा हूं ना मैं, लिखवान चिंता मत करो। अकोची रोग। H2S क्या हो गया? एक होता है श्वेत अंडा से। न्यूट्रिएंट्स में पढ़ के आए होंगे आपने। श्वेत अंडा से। क्यों? ये आयरन की कमी। हाँ, चावल को कम खाना। चावल उगाने वाले क्या है देखो, चावल पानी में रहता है और पानी में होती है नमी, और नमी होती है तो कवक जनित रोग ज्यादा रहते हैं। ये दो पे है। सीट में कितनी? ये H2S की अधिकता होगी। कहाँ पे बताओ मुझे? मुझे देना देंगे। अपन ने 0.5 से 1.5%। 0.5 से कितने लिखा है? क्योंकि सबसे कम मिलती है मुझे जहां तक पता है। उससे भी कम होती है। अब देखिए, देखते हैं या तो ये RBSC में दे रखा होगा, क्योंकि वो रेफरेंस वाली किताबें उठा रखी है ना मैंने, जो अच्छी अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह अच्छी किताबें जो है ना उनमें। अब ये अगर 12th RBSC में ये है ना तो फिर ये लिखनी पड़ेगी। एक बार मैं कंफर्म करूंगा 12th RBSC या 11th RBSC में ये होगी तो फिर ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि RBSC का इसलिए मानना पड़ता है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। कि आपने सुना होगा कि अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए फूलों का राजा, फूलों की रानी, यही चीजें मिस्टेक कर रखी। ये अपन नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा है, सीधे सी बात। पूरी दुनिया में फूलों का राजा डहेलिया, और पूरी दुनिया में फूलों की रानी क्या होती है? तो गुलाब होती है।
फूलों की रानी गुलाब होती है और राजा होता है दहेलिया। सीधी सी बात है। आईसीआर भी भारत भी वही मानता है, क्योंकि पूरी दुनिया मानेगी वही भारत मानेगा। और आपने राजस्थान की किताब में क्या दे दिया, राजा रानी, मतलब लिंगी परिवर्तन कर दिया भाई का, गुलाब को कर दिया राजा और गुलदाउदी को कर दिया रानी। अब कई सारी जैसे बीज दरें हैं, बीज दरें हैं, बीज दर में क्या है, कई सारी मिस्टेक्स हो रखी है। अब जैसे अंगूर में गुणसूत्र 38-40 भी बता रखे किताबों में, लिखाना पड़ता है कोष्टकों में बहुत सारी चीजें। आप नहीं मानोगे कि आरबीएससी की किताब की वजह से कई सारी चीजें है ना, उनको लिखने के बाद भी कोष्टक में डालना पड़ता है कि बच्चे को ये याद करना पड़ेगा कि हाँ तुम्हें अगर कौन से एग्जाम में तुम बैठ रहे हो ना, तो ऐसे कई सारे लफड़े रहते हैं। तो ये हालांकि अगर डाई दे रखा होगा आरबीएससी में, तो बकायदा ये चीज नोट डलवा के लिखा दूंगा मैं कि आरबीएससी किताब के अनुसार कितना 2.5% चावल के अंदर क्या पाई जाएगी, वसा, इतने से ऐसे ही करना पड़ता है। वो कोष्टक कोष्टक जो बाद में आकर वो डाउट क्लास में ये पूछता है कि कोष्टक वाला याद करो या अंदर वाला याद करो या बाहर वाला याद करो। तो यही है कि अब क्या करें अब इसमें। तो S2S की अधिकता, अब ये कुछ नहीं कर सकते रे मेरे भाई। एक बात बताता हूँ, मैं कड़वा सच बताता हूँ। आरबीएससी की किताब उठाना 11वीं या 12वीं की, उठा के देखना उसका संस्करण लास्ट कब था। ईमानदारी से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कभी भी अब किताब देखो ना, 11वीं 12वीं का किताब उठाकर देखना उसका लास्ट संस्करण, मतलब लास्ट बार वह किताब अपडेट कब हुई थी, एक बार चेक करना तुम्हें पता चलेगा कि लास्ट 2016 में अपडेट हुई। 16 के बाद मतलब एक ही बार किताब आई, फिक्स मिस्टेक। अपने रॉयल इंस्टीट्यूट में अपने क्या करते हैं कि हर साल संस्करण चेंज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग वापस उन्हें देखते, हो जाती है माइनर से मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। कभी टाइपिकल एरर हो गया, न्यू नहीं कह रहे कि चलो टीचर से एरर हो, ऐसे कोई बात नहीं। कभी अब टाइपिस्ट टीचर थोड़ी है, टीचर ने जरूर तो टाइपिस्ट करी, नोट्स बना के दिए उसके। अब वो किताब के वास्तव में इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि वो किताब अभी तक अपडेट नहीं हुई, वो सभी कृषि संस्थानों में पढ़े। हमारे पास कोई एनसीईआरटी नहीं है, एग्रीकल्चर का कड़वा सच है, हमारे पास कोई भी एनसीईआरटी नहीं है जिसका हम रेफरेंस दे सके। हमारे जेट के लिए, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए 12th की आरबीएससी और 11th की आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताब देते, वही बता। लास्ट अपडेट कब है, 2016। चलो ये हो गया। चलो अब क्या करें, फोटो वगैरह तुम्हारे पास है नहीं किसी का, है ना। और एक, मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक निमेटोड देख लेता हूँ तुम्हारे काम का हो तो। दिस उसका निमेटोड होता है, एक निमेटोड। एक मिनट गूगल करता हूँ, रुको मैं एक निमेटोड के बारे में बता देता हूँ। लिखो, धान का उफरा रोग होता है एक निमेटोड से, उसका नाम क्या है, उफरा, उफरा। निमेटोड का नाम देखने दे मुझे गूगल से। हाँ भाई, रोग में एक उफरा रोग होता है निमेटोड में। निमेटोलॉजी करवाई क्या, निमेटोलॉजी में आता है वो, मैं तुम्हें लिखा देता हूँ खुद ही। हाँ वही मैं करा रहा हूँ। उफरा रोग लास्ट निमेटोड वाला है, वो अपने तो कम ही चलता है, पर लिख लो उफरा रोग। उफरा रोग निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, निमेटोड। निमेटोड को क्या कहते हैं, सूत्रकृमि। निमेटोड, निमेटोड को कहा जाता है सूत्रकृमि, और सूत्रकृमि का नाम है डिटलेंचस अंगस्टस, ऐसा ही कुछ नाम है, डिटेलेंचस, डिटेलेंचस अंगस्टस। ये लो, अंगस्टस नामक, अंगस्टस, ये लो, ये एक निमेटोड है, सूत्रकृमि है। चल, और ये तो जानते हो हमारा भारत का जो बंगाल वगैरह है, वहां का स्टेबल फूड तो क्या है, चावल। ये चावल कंप्लीट है ना यार। फिर भी मेरा भाई ये कह रहा है कि जीएएस का नाम छूट गया। ये जीएएस क्या है, मतलब समझ नहीं पाया मैं। 5 बार आपने मैसेज कर दिया, 5 से 10 बार यशपाल भाई। एक बार आप मुझे बताओ ना यार दोस्त, मैं समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात। क्या आप समझ में पा रहे हो कि जीएएस, अगर आप मुझे समझ पा रहे हो तो एक बार मुझे बताओ कि, मुझे बताओ। देखिए हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना मैंने, जीएस। हाँ
GBH लिखा है। वो तो हरा पुत्ता, ये तो मैंने बताया ना बोल बोल के। नहीं, ये लिखाने से पहले भी यशपाल भाई कह रहा था GAS, गैस। गैस तो मैंने कहा लिखा है? गैस तो मैंने कहा लिखा है यार? मैं बात ही नहीं समझ पाया उनकी। एक मिनट। हाँ, मार्स गैस की तो मैंने बता दिया ना, 5 बार बता दिया। और यशपाल भाई घास की कहा तो वो घास से 2 बार 3 बार और बता दी। एक बार और बता देंगे, खरपतवार वाली घास। अगर घास GS का मतलब घास होता है तो वो घास से बता दी। ठीक है। और उफरा डिजीज बिल्कुल ड्रैगन भाई बता दिया, डिटलेंचस अंगस्टस नामक सूत्रकृमि निमेटोड से होता है। ठीक है। और फिर से चलो एक बार पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और चावल को खत्म करते हैं। फोटो और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बेसिस सब कुछ हो गए। और फोटो वगैरह का ऐसा करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तो सारे रोग का एक ऐसा करूंगा कि या तो कोई एक पर्टिकुलर कोई PDF है, क्योंकि बार बार गूगल करने से क्या होता है कि यहाँ से गूगल करो फिर उस फोटो को ढूंढो फिर परेशान हो, ये समस्या। सुनते जाओ ध्यान से, पूरा का पूरा ही कंप्लीट करवा रहा हूँ। चल अब टाइटल सब टाइटल बोलते जाना। परिचय, परिचय में हमने कहा कि ओराइजा सेटाइव होता है, ग्रेमनी परिवार का सदस्य होता है। गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। उत्पत्ति स्थान जो होता है साउथ ईस्ट एशिया होता है। पेनिकल पुष्प क्रम है। हमें पता है कि बासमती चावल का टेस्ट वेट बताओ कितना होता है, 21 ग्राम, जबकि सामान्य चावल का कितना होता है, 25 ग्राम होता है। ये कुछ कॉमन चीजें देखी। फिर हमने कहा कि चावल हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलों में आती है, स्टेबल फूड भी में भी काउंट होती है, क्योंकि चावल को हम खाते हैं, भारत में खूब सारे चावल को खाते हैं। और चावल में जो खुशबू होती है 1 पायरोलिन, जो कि एक कार्बोरिल है, जिसका नाम बताओ क्या है, क्या होता है बोलो? 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन नामक क्या होती है? हाँ, डाई, मतलब डाई का मतलब 2 ही होता है, डाई मतलब 2 ही होता है। ठीक है। तो पायरोलिन 1 एसिटाइल ये होती है। इसके कारण क्या होता है, तो धान के अंदर अपन कह सकते हैं सुगंध या फिर स्वाद का कारण होता है। फिर उसके बाद अगला चलते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है, टाइटल सब टाइटल निकालो। वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने कहा कि 24 प्रजातियां होती है। 24 प्रजातियों में केवल और केवल कितनी प्रजातियां खेती लायक है? 2। पहली है ओराइजा सेटाइवा, दूसरी है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ग्लेबेरिमा में याद रखना अपने को AG एग्रीकल्चर, G मतलब ग्लेबेरिमा अफ्रीका में, और विटामिन A की क्या होती है, कमी। एक इंडिका होती है, जावानिका और जेपोनिका। जावानिका और जेपोनिका, जेपोनिका जापान में है और जावानिका इंडो बर्मा में। इंडिका से याद हो जाएगा इंडिया। ग्लोबेरिमा का बता ही दिया अफ्रीका में, परंतु विटामिन की किसकी, A की कमी होता है। फिर अगला क्या आता है बोलो? जीवनी। जीवनी में हमने कहा था कि चावल जो होते हैं, चावल में एक सिलिकॉन पोषक तत्व को अवशोषित करेगा और उससे एरेनकाइमा नामक उत्तक बनेंगे, जो वायु मतलब जल में घुली हुई क्या ऑक्सीजन को अवशोषित करेंगे, ताकि उसको ऑक्सीजन की क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए। तो मुख्यतः जीवनी में अपन ने ये पढ़ा था। फिर अगले पॉइंट क्या हो रहे बताओ? क्या? बुआई। बुआई के आधार पर हमने कहा था अस अमन बोरो। अस अमन बोरो मोटे मोटे याद रखना, अस से असम याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो होता है वो लगभग संपूर्ण भारत में है। और बोरो जो है, बोरो से याद रखना भारत मतलब अपन कह सकते हैं दक्षिणी भारत में। हालांकि ये वेस्ट बंगाल वगैरह, क्योंकि साउथ इंडिया में यही आते हैं, वेस्ट बंगाल तमिलनाडु जो है ना, वहां पे ज्यादातर बोते। पर यूं मोस्ट ऑफ तो पूछते हैं कि साउथ इंडिया में कौन सा बोते हैं। अस जो मेथड है वह कहा, तो मजनू से याद हो जाएगा मई जून पहला। फिर जैसे जून जुलाई, फिर न से अक्टूबर नवंबर याद हो जाएगा। और आपको क्या कर देना है, लगभग 4 महीने की फसल होती है। अपने को पता है चावल कितने महीने की है, 4 महीने। 4 महीने जोड़ोगे तो आपको कटाई का समय आ जाता है। तो ये बुआई के आधार पर क्या हो जाता है, वर्गीकरण। फिर अगला अगला क्या है बोलो? है विशेष वर्गीकरण में हमने कहा था कि सुनहरा चावल, सुनहरे को कहते हैं क्या, गोल्डन, गोल्डन राइस। हमने क्या किया, तो जैव अभियांत्रिकी मतलब बायो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या किया था कि नॉर्मली चावल था, तो हमने 2 वाहक लिए, एक तो बीटी और एक लिया ई कोलाई। उससे क्या है, केरोटीन नामक डाला उसके अंदर, ताकि विटामिन ए से भरपूर हो जाए, ताकि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जीरोथेलिया
देखो कुछ रोग होते हैं वो मैं बताता हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस जिससे कहते हैं रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, केरेटोमिलेशिया, बिलोर्स स्पोर्ट्स और मोतियाबिंद। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम या फिर क्या कहते हैं रेटिनो। तो इसकी मतलब कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए डालने वाला राइस क्या कहलाएगा, तो वह कहलाता है अपना गोल्डन राइस या फिर सुनहरा चावल। खोज जो करी थी वह इंगो पोट्रिकस और बियर नाम के जर्मनी जापान के थे, उन्होंने क्या कर दी थी इसकी खोज। फिर हमने कहा था कि दूसरे नंबर पे शंकर चावल आता है। शंकर चावल जो बनाया गया था वह बनाया गया था ई एस सिद्दीकी, हमारे भारत के, और युवान लॉन्गपिन, ये बाहर के थे, जापान के बता थे। तो इन्होंने क्या है शंकर चावल बताया था। इसकी बीज दर अक्सर पूछे तो कितनी आएगी, 15 से 20 किलोग्राम। फिर सुपर चावल, सुपर चावल में हालांकि कई किताबें ऐसे कहती है कि 20 से 25% तक उपज बढ़ती है, सही बात तो यही है हालांकि, पर कुछ किताबों में 10 से 15% या 15 से 20%, पर ऑन एवरेज तो मोस्ट ऑफ तो ज्यादातर तो 20 से 25 मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर जीएस कुश द्वारा विकसित किया गया था सुपर चावल। सुपर इसलिए कहा गया ना क्योंकि उत्पादन अधिक देगा तभी तो सुपर होगा। बाकी तो माना कि 100 किलोग्राम सभी दे रहे हैं, तो फिर 100 किलोग्राम से फिर अच्छा क्या होगा, 20 से 120 125 देगा, तो ओवरऑल क्विंटलों में उपज बढ़ेगी, तभी सुपर हुआ सुपर। तो डॉक्टर जीएस खुश हो गए तभी तो उन्होंने वो सुपर चावल की क्या की खोज। विशेष वर्गीकरण और क्या है बोलो। जलवायु आप जानते हैं, खरीफ की जलवायु जो होती है ना, वह होती है हल्की सी उष्ण और नम टाइप, क्योंकि नमी होनी चाहिए। तापमान मैंने बताया रखा, खरीफ के लिए अंकुरण के लिए 30 से 35, वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30, और फिर उसके कटाई के लिए कितनी, 20 से 25। तो ये होती है अंकुरण, और दूसरा हो गया वृद्धि विकास, और परिपक्वन के दो या कटाई के दो बात एक ही। ये तापमान हो जाता है। तो जलवायु, मृदा हमें 4 से 6 पीएच वाली चाहिए। केट क्ले मृदा, केट क्ले मृदा में क्या है, हल्की सी अम्लीयता होते हैं। एक्चुअल में एक अच्छा कंसेप्ट में बताता हूँ आपको। अम्लीय मृदा इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि इसके लिए जिंक, आयरन वगैरह ये पोषक तत्व तो बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आयरन अपने को पता है जिंक की कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है, आयरन वगैरह की कमी से भी रोग हो जाते हैं। तो अब ये रोग होते हैं ना, तब अगर ये कम पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रोग होंगे। तो हमें उगाना है चावल को हल्की सी स्लाइटली एसिडिक सॉइल, मतलब हल्की अम्लीय मृदा का उपयोग करना चाहिए, ताकि ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग चावल में ना रखे। तो इसीलिए केट क्ले मृदा है, मतलब केट क्ले मृदा है हल्की सी अम्लीय होती है, जिनका पीएच 4 से लेकर 6 होता है, ये पीएच वाली। फिर अगला बोलो, अगला क्या है, क्या है पडलिंग। क्या है पडलिंग, एक्चुअल में एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, हालांकि सर ने बताया होगी तो भी देखो, एक अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, कभी काम आएगी आपकी। एक पोस्ट होती है आईपीएस, क्या होती है आईपीएस, आईपीएस होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो याद रखना एक बार, ये मिट्टी है, ये क्या है, एक मिट्टी है। मिट्टी प्यासी बैठी हुई, कैसे बैठी हुई है, प्यासी। प्यासी का मतलब होता है असंतृप्त, क्या होता है, असंतृप्त होती है। असंतृप्त मिट्टी में एंट्री ऑफ वाटर इन अनसैचुरेटेड सोइल, दैट इज कॉल्ड आई। आई मतलब इनफिल्ट्रेशन। मेरी बात समझना कि असंतृप्त मृदाओं में क्या होता है, असंतृप्त मृदाओं में जल का प्रवेश, क्या होता है, जल का प्रवेश जो कहलाता है वह कहलाता है आई। आई का मतलब इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अब देखो, अब मिट्टी प्यासी थी, अब उसकी प्यास बुझ गई, मतलब कैसी हो गई, संतृप्त हो गई। क्या हो गई, संतृप्त। तो हमें पता है कि मृदा को खड़ी कटार में काटने पर उसमें विभिन्न प्रकार के संस्तर दिखाई देते हैं, जिसे होरिजन या संस्तर कहते हैं, यह हमें पता है। तो ऊपरी संस्तर से अब पानी कहाँ जाएगा, निचले संस्तर में। कहाँ जाएगा, निचले संस्तर के अंदर पानी जाता है। तो देखो, अगर केवल और केवल संतृप्त मृदाओं में ऊपरी संस्तर से पानी का निचले संस्तर में केवल और केवल पानी का जाना, आई के बाद दूसरा होता है पी। पी का मतलब होता है परकोलेशन। हम पडलिंग जो करते हैं ना, वह परकोलेशन को कम करने के लिए ही करते हैं, कृषि यंत्रों को चलाते हैं ताकि मिट्टी के अंदर रंध्रावकाश नहीं बचे। रंध्रावकाश नहीं बचेगा तो क्या है, पानी नीचे रिस के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तो पानी रखना है। मेन बात तो चावल की खेत के उद्देश्य क्या है, एक तो खरपतवार नहीं होना चाहिए, कि पानी जमीन में नहीं जाना चाहिए। तो परकोलेशन, परंतु देखो ये हो गया परकोलेशन। तो हम कह सकते हैं कि अपर अपर होरिजन से डाउन होरिजन में जो पानी जाता है ना, वो कहलाता है। फिर कहलाता है आईपीएस। एस का मतलब पानी जब इधर नीचे नीचे जाएगा
तो पानी आइडो साइडो में भी तो जाएगा। तो ये तो हो जाती है ऊर्ध्वाधर गति, जबकि ये हो जाती है क्षैतिज गति। तो जल की संतृप्त मृदाओं में जल की कौन सी क्षैतिज गति को क्या कहते हैं? सीपेज। एक बार आरएएस 2018 के मेंस के पेपर में लिखाया गया कि श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, श्री गंगा नगर और हनुमानगढ़ में क्या होता है? सीपेज की समस्या है, सीपेज। और ये सीपेज की समस्या मतलब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के कोई है ना, तो वहां पे मिट्टी नहर के आसपास खार जमा रहती है, खार सफेद पपड़ी, उसी का कारण है सीपेज। सीपेज मतलब सेम की समस्या। क्या होती है? सेम की। अगर सिर्फ पानी जा रहा है तो परकोलेशन कहेंगे, पर याद रखना जल के साथ यदि अगर कोई लवण घुल गया या फिर घुल गया कोई पोषक तत्व, अगर वो नीचे जा रहा है तो इसे कहोगे निक्सालन, और निक्सालन को कहोगे क्या? लीचिंग। क्या कहोगे? लीचिंग कहोगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी परकोलेशन का अपने को काम का था कि जल को नीचे जाने से जो होता है वो परकोलेशन। तो पडलिंग इसीलिए करते, पडलर यंत्र के द्वारा मिट्टी को दबा देते हैं ताकि अवांछित जल की हानि नहीं हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, मृदा की रंध्रावकाश जो होता है वो कम हो जाता है, बीडी बढ़ती है। याद रखना स्थूल घनत्व बढ़ता है, क्योंकि एक तो बीडी होती है, एक पीडी होती है ना। एक तो बीडी होती है, एक पीडी होती है। तो स्थूल घनत्व और एक तो सत्य घनत्व होता है, एक असत्य आभासी घनत्व। तो ये याद रखना। और फिर नेक्स्ट क्या है? पावर टिलर, मानव के द्वारा चलाया जाने वाला कृषि यंत्र क्या कहलाता है? पावर टिलर। फिर अगला पौध, पौधरोपण क्या करते हैं अपन? नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करते हैं तो 4 से 5 पत्ती अवस्था जो रहती है उसकी क्या कर देते हैं? पौधरोपण। और बताओ उर्वरक प्रबंधन 4-2-1 है, आपको पता ही है। 4 का मतलब क्या? 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, और 60 से 70 क्या है? फास्फोरस, 30 से 40 क्या है? पोटेशियम। 4-2-1। और अगर डालोगे तो एक बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखाया था रावण। क्या लिखाया था? रावण। रिडक्शन जोन में अमोनिकल उर्वरक को डालते रावण, और मतलब ऑक्सीडेशन में क्या डालोगे? नाइट्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे कंफ्यूज हो गए ना, वहां वहां मैंने बहुत अच्छे टोटके लिखा रखे, वो काम आएंगे आपके। और बताओ, और बताओ क्या है? सिंचाई। सिंचाई आपको पता है बूटिंग अवस्था जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वही अवस्था है। और कौन सी है? बस ये। और ये नर्सरी वर्सरी याद कर लेना, ये आज का तो हो ही गया। चलो अब देखो आज जो कराया, जो मैं बता देता हूँ। एक तो नर्सरी वगैरह कराया, इधर देखो ये खरपतवार के बारे में बता दिया, B.P है ना। इससे याद रखोगे तो एक तो हो जाएगा क्या? बिस पायरिकोस, ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल। प्रोपेनिल तने से अवशोषित होती है। तुड़ाई आपको बताई दी 20-25। चावल में भूरी खाद डेसा है ना, सेजवेनिया रोस्टाटा, मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। बुशनिंग खरपतवार नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया होता है। C4 मार्स गैस निकलती है। हलिंग और वेलिंग। हलिंग क्या होता है? चावल में लेमा और पेलिया को हटाना, हल को हटाना। 60 से 65 तापीय उपचार, पैरा बॉइलिंग। फिर क्या करोगे? सफेद चावल के लिए एल्यूरोन परत को हटाओगे, सल्फर उससे 50 से 55% सफेद चावल आपको मिल जाएगा। 60 से 65, 50 से 55 HM ऐसे याद रख लेना। फिर देखो नेक्स्ट हमने कहा था थाईचुंग नेटिव, पहली किस्म होती है ये लगभग 1961। फिर IR8 जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से निकाली गई है ना। फिर जया होती है भारत की एक चमत्कारी किस्म, डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई थी। वैसे पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 2, IARI नई दिल्ली। जगन्नाथ धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म, अनुमान वो अचानक होने वाला अनुवांशिक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। हुगो डी व्रिज ने पहली बार खोज करी थी। माही सुगंधा हमने पढ़ा था मक्का में, बताओ कौन सी? माही, माही धवल, जबकि माही सुगंधा। याद रखना बासमती चावल में सुगंध आती है, सुगंध से याद हो जाएगा कि चावल में क्या आती है? खुशबू आती है। तो माही सुगंधा क्या है? इसकी। फिर देखो पूसा 2-21 बाला मल्लिका। मल्लिका हालांकि मूंगफली की जो किस्म है उसके अंदर कैल्शियम पाउडर बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम में लेते हैं मल्लिका। किस मल्लिका? आम का भी संकरण होता है, क्योंकि आम की आपने पढ़ी होगी RSAM है ना। फिर इसके संकरण पढ़े होंगे ना, रा, देना है या नहीं देना। रत्ना होती है नीलम और अपनी अल्फांसो। सिंधु जो होती है रत्ना और अल्फांसो। आम्रपाली दशहरी नीलम और मल्लिका नीलम दशहरी।
तो ऐसे पढ़ पढ़ा के तो वो मल्लिका कहीं ना कहीं अपने आम की भी होती है, इसकी भी होती है, मूंगफली की होती है, उससे कैल्शियम पाउडर निकालने के काम में आता है। रत्ना आम व चावल की है। फाल्गुनी, फाल्गुनी कहते हैं कि आयरन के प्रति प्रतिरोधी है। किसके प्रति? आयरन के प्रति प्रतिरोधी होती है, याद रखना। लूणी श्री, लूणी लूण मतलब नमक, लवण के प्रति या फिर। और खारचिया 65 किसकी है बता सकते हो आप मुझे? चल, सामान्यतः 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और डिबलिंग के लिए 40 से 50 60 बीज संकर। और डेपोंग विधि में ये कितने बीज काम में लेते हैं? कितने काम में लेते हैं? तो 3 किलोग्राम अपन नर्सरी में काम में लेते हैं। किसमें काम में लेते हैं? नर्सरी में। किसमें काम में लेते हैं? नर्सरी के अंदर 3 किलोग्राम काम में लेते हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मनीला फिलीपींस में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। ओसो टेस्ट या ओजो टेस्ट है जीवाणु की कॉलोनी पता करने के लिए। एलिजा टेस्ट है विषाणुओं का पता करने के लिए। एंजाइम लिगेंड इम्यूनोसोर्बेंट एसी, एंजाइम लिगेंड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म है। और तना छेदक बत्ता का डेडट करता है। सिप और पादपों में नुकसान, लार्वा क्लिपिंग शीर्ष भाग को तोड़ना। फिर देखो गंदी बग, गंदी बग मतलब चावल का बदबूदार कीट है। हालांकि ये कहते हैं कि दूधिया अवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर कभी पूछे ना कि कौन सी अवस्था में, तो दूधिया अवस्था जो होती है ना, दूधिया दूधिया अवस्था उसे कहते हैं। कि वैसे याद हो जाएगा क्योंकि बदबू जब भी मारता है मतलब दानों के अंदर वो हल्का सा मिल्क टाइप बन रहा होता है, उस अवस्था को कहते हैं। गाल मिर्च पत्तियों को प्याज नुमा कर देता है, बिल्कुल खत्म, एकदम गोल गोल कर देता है पत्तियों को, किसी काम की नहीं रहती। बुरा पिक्का बीजी, बी से याद रखना, बुरा मतलब ब्राउन, ब्राउन मतलब बुरा। पी का मतलब होता है पीजी, जी का मतलब होता है ग्रासी स्टंट नामक वायरस बीमारी को फैलाता है। हरा फुटका ग्रीन प्लांट होपर टुंगरो वायरस नामक बीमारी को फैलाता है। फिर बात करूं मैं ब्लास्ट, ब्लास्ट अमीर आदमी का नेक वेंट होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट जीवाणु बीमारी। जेंटोमोनास ओराइजी कृषक अवस्था। नहीं पूछेगा पर कभी अगर पूछ ले कि अमीर का ये है तो गरीब का कौन है? गरीब का बेचारा, गरीब बेचारे का कौन होता है? वैसे गरीब होता है ना बेचारा, क्योंकि गरीबों को क्या कहते हैं? बेचारा। वैसे बैक्टीरियल ब्लाइट गरीबों का इसे कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ खास है नहीं, ऐसा कोई खास नहीं। धान का बुरी पत्ती धब्बा रोग हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक है। याद रखना 1943 में बंगाल में पहली बार अकाल इसलिए आया था। और 1845 आयरलैंड का अकाल आलू के अंदर फाइटोक्टोरा इन्फेंटस नामक कवक से आया था। जबकि अगेती अंगमारी जो होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होती है। जबकि पछेती जो होती है फाइटोक्टोरा इन्फेंटस से होती है। याद रखना 1943 में तो यह था और 1845 के अंदर था। और बकेन मूर्ख नवोद्भिद जो युबाटा और सुमिकी नामक जापान के व्यक्ति थे, तो वहां पर क्या है GA3 जिब्रेलिक एसिड की खोज हुई थी। इसके अंदर मूर्ख नवोद्भिद, चावल का मूर्ख नवोद्भिद बकेन हो गया, जिसे कहा जाता है क्या? जिबेला फ्यूजेकोराई नामक कवक से निकाला जाता है। ग्रासी स्टंट और वो बता दिया था अपन ने, क्या नाम है? टुंगरो वायरस। धान का खेरा रोग डॉक्टर वाईएल नेले पंतनगर है ना, वहां पर खोजा गया था जिंक की कमी से। अकोची होता है H2S की अधिकता से। और एक क्या हो गया? तो वह हो जाता है अपना लास्ट श्वेत अंडा से आयरन की कमी से। और ये उफ्रा डिटलेंचस अंगस्टस नामक कवक से। चलो, जावानिका का स्थान इंडोनेशिया किसमें? चलो ठीक है दोस्त। चलो फोटो तो मैं सारों के एक साथ दिखा दूंगा देखो, क्योंकि फोटो में तो बड़ा टाइम लग जाता है। चलो, ऐसा था कि आज गेहूं पर बड़े बड़े हैं, ये भी क्या है? डेट बताओ मुझे कितनी है आज? 5/8/25। 5/8/25। चलो, चलो चालू करें।
बस यही क्लास है और थोड़ी है आपके। चलो अब छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे।